हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह के नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वैसे क्वेश्चन अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, अधिकांश आवृत बीजीय में, पहला ऑप्शन अंड कोशिका में तंतु रूप समुच्चय होता है। सेकंड ऑप्शन है, इसमें कई प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। थर्ड ऑप्शन है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रण होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रण होता है। और चौथा ऑप्शन है, एक छोटी केंद्रीय कोशिका भ्रूण कोश में होती है। अधिकांश आवृत बीजी पादपों में अंड कोशिका में तंतु रूप समुच्चय होता है। देखिए ये ऑप्शन तो गलत होगा, क्योंकि तंतु रूप समुच्चय जो होता है वो सहायक कोशिकाओं में सिनर्जिड सेल में होता है। दूसरा, इसमें कई प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। तो प्रतिव्यासांत कोशिकाओं की संख्या भी फिक्स होती है, 3 मतलब 3। बहुत ऐसे कम ही पादप हैं जिसमें 3 से ज़्यादा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होंगी, नहीं तो सामान्यता पाई जाती है। देखिए अधिकांश में लिखा है तो 3 ही होती है, कई सारी तो नहीं होती। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रण होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है ना। और एक छोटी केंद्रीय कोशिका भ्रूण कोश में होती है। केंद्रीय कोशिका भ्रूण कोश में तो होती है, पर वो भ्रूण कोश की सबसे बड़ी होती है कोशिका, छोटी नहीं होती। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी जिसे अपन वाटर हाइसिंथ कहते हैं, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा गया, एवं जल लिली में परागण होता है। पहला ऑप्शन जल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कीट या वायु द्वारा, तीसरा ऑप्शन पक्षी द्वारा, चौथा ऑप्शन है चमगादड़ द्वारा। तो यहाँ पे 2 पादप दिए, जल कुंभी और जल लिली। इन दोनों में परागण किस तरह से होता है ये हमको बताना है।
तो देखिए नाम से यहाँ पे तो दिख रहा है अपन को ये जलीय पादप है, पर कंफ्यूज मत होइए। मैंने बताया था कि जब भी जल परागण का केस अपन पढ़ेंगे, ये जरूरी नहीं है कि सभी जलीय पादपों का परागण जल के द्वारा ही हो। ठीक है, तो जलकुंभी और जल लिली में एक अलग तरह की कंडीशन देखी जाती है। वहां पे परागण जो होता है वो कीट या वायु के द्वारा होता है, ना कि पक्षियों के द्वारा होता है, ना तो चमगादड़ के द्वारा और ना जल के द्वारा। इनमें वायु और कीट के द्वारा परागण होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि तने में गुणसूत्र की संख्या 56 है तो अंड कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तने में पूछा है, तने में दिया हुआ है कि 56 गुणसूत्र हैं, तने में 56 गुणसूत्र हैं और अंड कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे ये पूछा गया है। तो इसके लिए हमें प्लॉइडी ध्यान होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि तने की जो प्लॉइडी होती है, तना जो होता है वो द्विगुणित होता है ना, जबकि अंड कोशिका जो होती है वो अगुणित होती है। तना द्विगुणित होता है, अंड कोशिका अगुणित होती है। तो अब इस चीज को हम ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तना मतलब 2n, इसमें दिया हुआ है गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 56। तो यहां से 2 की वैल्यू 2 हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 56/2 और ये हो जाएगा 28। तो 28 गुणसूत्र यहाँ पे हमें अगुणित अवस्था में दिख रहे हैं। और क्योंकि अंड कोशिका अगुणित होती है तो अंड कोशिका में हमारा जो आंसर अभी निकला है वो अगुणित अवस्था में ही निकला है। तो अंड कोशिका में 28 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, अंड कोशिका में 28 गुणसूत्र, तने में तो दिया हुआ था 56। इस तरह से इसको अपन सॉल्व करते हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन है कि यदि पुष्पीय पादप के बीजांडकाय में 32 गुणसूत्र हैं तो एल्यूरोन परत में गुणसूत्रों की संख्या होगी, ऑप्शन है इसके 16, 32, 48 और 64। ठीक है, अब मेरा वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहाँ पे बीजांडकाय में 32 गुणसूत्र हैं और बीजांडकाय हमको पता है द्विगुणित होता है ना। तो बीजांडकाय ये द्विगुणित अवस्था में, द्विगुणित मतलब 2n है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या दी है 32। तो ये 2n बराबर हो जाएगा 32। यहां से हम n का मान निकालेंगे। n का मान कैसे निकालेंगे, ये 2 नीचे चला जाएगा तो n का मान यहाँ पे 32/2 यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 16। पर पूछा किसमें, एल्यूरोन परत में पूछा है। एल्यूरोन परत जो कि एक प्रोटीन आवरण होता है। अब मैं यहाँ पे इसको समझाता हूँ।
एल्यूरोन परत जो होता है, एल्यूरोन परत जो है ये त्रिगुणित होती है, 3n होती है। तो अब n का मान अपन ने निकाल लिया 16, तो अब एल्यूरोन परत यहाँ पे 3 गुणा n की जगह अपन 16 रखते हैं, तो यहाँ पे एल्यूरोन परत में गुणसूत्र आ जाएंगे टोटल 48। ठीक है, सिंपल है, हमने n को उठा के वहाँ पे उसकी वैल्यू रख दी, तो 48 यहाँ पे ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर आएगा 48 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं? दोहरा निषेचन में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 6, 5। दोहरा निषेचन में कितने केंद्रक कुल भाग लेते हैं? देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है और इसमें केंद्रक क्या कितने हिस्सा लेते हैं, ये वैसे मैं करा चुका हूँ सब कुछ, पर फिर भी इस क्वेश्चन का क्योंकि आंसर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको जल्दी से मैं एक कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये हमारा था भ्रूणकोश, मतलब ये पादप में भ्रूणकोश, और यहाँ से पराग नलिका इसमें प्रवेश कर रही थी। पराग नलिका में सबसे पहले 2 नर युग्मक होते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, 2 नर युग्मक हैं। ठीक है, और इस 2 नर युग्मक में यहाँ पे सबसे पहले तो एक अंड उपकरण है और दूसरा नर युग्मक, पहला ये जो नर युग्मक है ये अंड कोशिका से संलेत होता है। ठीक है, और अगर ये दूसरा नर युग्मक जो है वो ध्रुवी केंद्र की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के अगर अलग अलग पूछा जाता, जैसे दोहरा निषेचन पूछा जाता अलग या त्रिक संलयन अलग पूछा जाता। दोहरा निषेचन एक्चुअली में उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं कि 2 बार निषेचन होना। दोहरा निषेचन मतलब 2 बार निषेचन होना। 2 बार निषेचन कहाँ पे होता है? एक बार तो एक नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन होता है और दूसरे नर युग्मक का ध्रुवी केंद्रक से संलयन होता है, तो इसको अपन कहते हैं दोहरा निषेचन। और सिर्फ इस भाग को, मतलब ये जो तीसरा वाला भाग, दूसरा वाला अगला हिस्सा बताया मैंने कि एक नर युग्मक यहाँ ध्रुवी केंद्रक से संलयित होगा, सिर्फ इतने भाग को हम त्रिसंलयन कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्योंकि दोहरा निषेचन है तो हम दोनों बार निषेचन वाली चीजों को काउंट करेंगे। पहले केस में क्या हो रहा है, ये नर युग्मक इस अंड कोशिका से संलयित हो रहा, यानी 2 केंद्रक यहाँ पे संलयित हो गए, है ना। दूसरे में क्या हो रहा है, ये दूसरा वाला नर युग्मक जो है वो अंदर जो ध्रुवी केंद्रक हैं उनसे संलयित हो रहा। तो नर युग्मक यहाँ पे 1, अंदर ध्रुवी केंद्रक जो है वो 2, तो 2 ये वाले और 1 ये वाला, टोटल हो गए 3। और ऊपर में अपन ने देखा था कि एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तो वहां पे 2 केंद्रक, तो टोटल यहाँ पे हो गए 5 केंद्रक। तो यहाँ पे टोटल 5 केंद्रकों का आपस में संलयन हो रहा है और इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे 5 आएगा, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। जब द्विगुणित मादा पादप का संकरण चतुष्क गुणित नर पादप से होता है, तो बनने वाला भ्रूणपोष
कितने गुणित मतलब प्लॉइडी होगा। अब यहां पे समझने वाली चीजें देखिए, मादा पादप और द्विगुणित है और नर पादप चतुष्क गुणित है। देखिए पहले तो मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि जो मेल प्लांट होता है नॉर्मल अवस्था में, देखिए सामान्य अवस्था में जो मेल प्लांट होता है वो होता है द्विगुणित, और इस द्विगुणित प्लांट में कितने नर युग्मक होते हैं ये हमको पता है। इसमें 2 नर युग्मक होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। और दूसरी बात कि अब क्योंकि यहां पे नर पादप जो है, मेल प्लांट जो है वो चतुष्क गुणित है जो दिया हुआ है, तो अगर मेल प्लांट 4n दिया हुआ है, भाई यहां हमने चीजों को डबल कर दिया तो यहां भी डबल हो जाएंगी, तो इसमें नर युग्मक कितने हो जाएंगे, टोटल 4। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 2 नर युग्मक जो होते हैं उसमें एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से संलेत होता है, और दूसरा जो नर युग्मक होता है सेकंड वाला वो ध्रुवीय केंद्रक से संलेत होता है ना, ऐसे ही है। इसमें एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से संलेत होता है, दूसरा ध्रुवीय केंद्रक से। अब क्या होगा, यहां 2 नर युग्मक टोटल 4 बन गए, तो यहां पे क्या होंगे, 2 नर युग्मक अंड कोशिका से संलेत होंगे और 2 नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलेत होंगे। भाई जैसा हमें 2 नर युग्मक के केस में मिला हमने उसको डबल कर दिया। हाँ, अगर और ज्यादा होता तो हम उसके अनुपात के हिसाब से इसको बदल देते। मतलब यहाँ पे अगर 2 था तो 1-1 जिससे संलेत हो रहा था, यहाँ पे 4 हो गया तो 2-2, 8 होता तो 4-4, इस तरह से संलेत हम यहाँ पे कराते चलते। अब दूसरी बात है कि द्विगुणित मादा पादप की बात करें अगर, तो द्विगुणित मादा पादप जो होती है, जो फीमेल प्लांट होती है, नॉर्मल अवस्था में वो द्विगुणित ही होती है, ठीक है, वो भी द्विगुणित ही होती है। तो द्विगुणित अवस्था में क्या होता है, यहां पे अपन ने फीमेल प्लांट में कोई चेंज नहीं किया, मतलब उसमें एक अंड कोशिका है और दूसरा 2 ध्रुवीय केंद्रक है, तो यहां पे तो कोई बदलाव आएगा नहीं, है ना, यहां पे कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, इसकी मैं ऑप्शन और दे देता हूं। इसमें पहला ऑप्शन है त्रिगुणित, एक ऑप्शन है चतुष्क गुणित जिसको अपन टेट्राप्लॉइड कहते हैं, त्रिगुणित मतलब इसको अपन ट्रिप्लॉइड कहेंगे, दूसरा अगला ऑप्शन है द्विगुणित जिसको हम डिप्लॉइड कहेंगे, और अगला ऑप्शन है पेंटाप्लॉइड यानी पंचगुणित, 5 गुणित, ठीक है। तो हमें इसमें कोई एक आंसर हमारा क्या आने वाला है देखते हैं। देखिए तो अब हमारे पास नर पादप से 4 नर युग्मक हैं जिसमें 2 अंड कोशिका से संलेत होंगे और 2 ध्रुवीय केंद्रक से, तो हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे भ्रूणपोष पूछा है, भ्रूणपोष पूछा हुआ है, तो भ्रूणपोष जो होता है वो एक नर युग्मक तो युग्मनज बनाता है अंड कोशिका से संलेत होकर, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलेत होता है जिससे भ्रूणपोष बनता है, तो हम ध्रुवीय केंद्रक वाला ध्यान रखेंगे। तो 2 नर युग्मक कितने ध्रुवीय केंद्रक से संलेत होंगे, 2। जब 2 नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रक से संलेत होंगे तो 2 इसके केंद्रक और 2 इसके केंद्रक, टोटल कितने हो गए, 4, यानी 4n वाला आंसर इसका आएगा क्योंकि इसके संलयन से भ्रूणपोष का निर्माण होगा, एंडोस्पर्म का निर्माण होगा, तो आंसर आएगा इसका चतुष्क गुणित यानी टेट्राप्लॉइड। इसका आंसर सही है सेकंड वाला, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको और रिवाइज कराता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मादा पादप द्विगुणित है, ये सामान्य अवस्था है।
नॉर्मल जो पादप होता है वो द्विगुणित ही होता है, तो मादा पादप यहाँ पे द्विगुणित है, नर पादप यहाँ पे चतुष्क गुणित है। वैसे नर पादप द्विगुणित होता है, जब नर पादप द्विगुणित होता है तो एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संलेत होता है, दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवी केंद्रक से संलेत होता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्योंकि इसको चतुष्क गुणित कर दिया तो अपन ने यहाँ पे इसको 2n की जगह 4n कर दिया। अब 4n में क्या होगा, 4 नर युग्मक हो गए, और नर युग्मक में क्या होगा, 2 अंड कोशिका से संलयन होंगे और 2 उनका अंड कोशिका से संलयन होगा और 2 का ध्रुवी केंद्रक से संलयन होगा। मादा पादप जो थी वो ऑलरेडी द्विगुणित होती है, यहाँ पे भी द्विगुणित है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, तो उसकी बॉडी में क्या होगा कि एक अंड कोशिका और 2 ध्रुवी केंद्रक होंगे। तो हमें क्योंकि पूछा हुआ है भ्रूणपोष के बारे में यानी एंडोस्पर्म के बारे में, तो भ्रूणपोष जो होता है उसमें 2 ध्रुवी केंद्रक और ये 2 नर युग्मक जो ध्रुवी केंद्रक से संलयित होंगे इससे, है ना, तो 2 ये नर युग्मक और 2 ध्रुवी केंद्रक, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा चतुष्क गुणित यानी टेट्राप्लॉइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आवृत बीजीय पादप में नर पादप द्विगुणित है एवं मादा पादप चतुष्क गुणित है। तो भ्रूणपोष की प्लॉइडी क्या होगी? ऑप्शन हैं इसके अगुणित, दूसरा ऑप्शन है त्रिगुणित, तीसरा ऑप्शन है इसका चतुष्क गुणित, चौथा ऑप्शन है इसका पेंटाप्लॉइड। ठीक है, ये थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है उससे, पर यहाँ पे चीजें उल्टी कर दी हैं, मतलब बदल दी हैं। पहले जो नर पादप के लिए दिया था वो अब यहाँ पे मादा पादप के लिए, और पहले जो मादा पादप के लिए था वो अब यहाँ पे नर पादप के लिए। चलिए इसको क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए नर पादप द्विगुणित है, जो सामान्यतः वैसे भी जो होता है पादप वो द्विगुणित होता है, तो उस अवस्था में क्या होता है, 2 नर युग्मक होते हैं, है ना। तो यहाँ पे नर पादप यानी मेल प्लांट जो है वो 2n है, और 2n मतलब यहाँ पे 2 नर युग्मक होंगे और इन 2 नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से संलयित होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल 2 नर युग्मक हैं और उसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा और दूसरा ध्रुवी केंद्रक से संलयित होगा। अच्छा, अब बात आती है मादा पादप की। तो मादा पादप जो है वो चतुष्क गुणित है। मादा पादप यानी फीमेल प्लांट जो है वो यहाँ पे 4n है। देखिए जब वो द्विगुणित होती है तो 2 ध्रुवी केंद्रक होते हैं। हम यहाँ पे ध्रुवी केंद्रक को मेन टारगेट करेंगे क्योंकि ध्रुवी केंद्रक से बनता है भ्रूणपोष, ठीक है। तो हम मेनली ध्रुवी केंद्रक को ही ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फीमेल प्लांट यहाँ पे अगर डिप्लॉयड होती, द्विगुणित होती, तो उसमें ध्रुवी केंद्रक होते 2, पर यहाँ पे उसको डबल कर दिया तो ध्रुवी केंद्रक भी डबल हो जाएंगे, यानी इस अवस्था में ध्रुवी केंद्रक टोटल हो जाएंगे कितने, 4।
ठीक है। टोटल ध्रुवी केंद्रक हो गए 4। अब देखिए, अब ये जो दूसरा नर युग्मक था जो ध्रुवी केंद्रक से संलयन होना था जिसका, ये इस 4 ध्रुवी केंद्रकों से संलयित होगा। नर युग्मक जो है वो 4 ध्रुवी केंद्रकों से संलयित होगा, तो 4 इसका और 1 इसका, ये टोटल हो गया कितना, 5। 5 मतलब पेंटाप्लॉइड। भाई अगुणित मतलब क्या, अगुणित मतलब n बराबर 1, त्रिगुणित मतलब n बराबर 3, चतुष्क गुणित मतलब n बराबर 4 और पेंटाप्लॉइड मतलब n बराबर 5। तो यहां पे आंसर आएगा पेंटाप्लॉइड, क्योंकि n बराबर हमारा 5 आ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के बीज निर्माण कहलाता है। पहला, बीजाणु जनन। दूसरा, मुकुलन। तीसरा, असंग जनन। चौथा, कायिक जनन। बिना निषेचन के बीज का बनना ये क्या कहलाता है? ये जब चैप्टर चल रहा था तो अपन ने बिल्कुल आखिरी में जो टॉपिक पढ़ा था वो यही था, है ना। देखिए वैसे तो हम जानते हैं निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, पर यहाँ पे निषेचन की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ बिना निषेचन की बात हो रही है। तो बीजाणु जनन तो इसमें होता नहीं है, मतलब वो कुछ शैवाल में और कुछ पादपों में देखा जाता है, इसमें भी बीजाणु से होती है, पर यहाँ पे मेन थोड़ा हायर लेवल जो होता है निषेचन का, मतलब हायर लेवल जो होता है थोड़ा ऊपरी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं। मुकुलन में क्या होता है, एक छोटी सी कलिका बनती है, उससे फिर चीज़ें नया जीव कोई बनता है। असंग जनन ये इसका सही आंसर आएगा। असंग जनन मतलब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना, ये असंग जनन कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में नर युग्मकोद्भिद बनाता है। पहला ऑप्शन है इसका 3 शुक्राणु। शुक्राणु मतलब यहां पे नर युग्मक से संबंधित है। फिर दूसरा ऑप्शन है 2 शुक्राणु एवं 1 कायिक कोशिका। तीसरा ऑप्शन है 1 शुक्राणु एवं 1 कायिक कोशिका। चौथा ऑप्शन है 1 शुक्राणु एवं 2 कायिक कोशिका। आवृत बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद बनाता है। नर युग्मकोद्भिद मतलब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं परागकण की। तो परागकण का स्ट्रक्चर आपको ध्यान होगा, एक बड़ी सी कोशिका होती है, मतलब बड़े भाग में जो कोशिका भाग होता है उसको अपन कहते हैं कायिक भाग, कायिक कोशिका, है ना। जो नीचे होती है वो होती है जनन कोशिका। अब जनन कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बाद में नर युग्मक बनाता है, और नर युग्मक कितने होते हैं टोटल? 2। तो यहाँ पे ये जनन कोशिका हो गई, यहाँ पे नर युग्मक हो गए 2। नर युग्मक मतलब यहाँ पे शुक्राणु जो लिखा हुआ है वो नर युग्मक, तो 2 शुक्राणु हो गए, और एक बड़ी कोशिका जो दिख रही है ये कहलाएगी।
तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 3 शुक्राणु नहीं होंगे, 2 शुक्राणु एवं कायिक कोशिका ये सही होगा, 1 शुक्राणु एवं 1 कायिक कोशिका ये नहीं होगा, है ना। और चौथा ऑप्शन में 1 शुक्राणु और 2 कायिक कोशिकाएं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल में पानी वाला भाग होता है पहला ऑप्शन है इसका मुक्त केंद्रकीय, भ्रूणपोष। दूसरा अंतःभित्ति। तीसरा गोदेदार मध्यभित्ति। और चौथा मुक्त केंद्रीय नहीं, मुक्त केंद्रकीय प्राक भ्रूण। नारियल में जो पानी वाला भाग होता है, देखिए 2 भाग होते हैं ना, एक नारियल पानी वाला और एक सफेद वाला। तो इसमें पानी वाला भाग जो होता है ये क्या होता है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। देखिए 2 तरह के भ्रूणपोष होते हैं, एक तो मुक्त केंद्र की होता है जिसमें विभाजन हो जाता है और आखिरी में फिर भित्ति का निर्माण होता है। दूसरा होता है कोशिकीय। तो कोशिकीय में जो होता है वो बिल्कुल अंदर अंदर चीज़ें चलती जाती हैं, भित्ति भी साथ में बनती जाती है। अंतःभित्ति, गोदेदार मध्य भित्ति और मुक्त केंद्र की प्राक भ्रूण। तो देखिए भ्रूण तो ये होता नहीं है ना, प्राक भ्रूण तो ये होता नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें सही आंसर इसका आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अंतःफल भित्ति और मध्य भित्ति ये नारियल में तो नहीं खाने योग्य होती है। नारियल में खाने योग्य जो भाग होता है वो उसका भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष 2 प्रकार का होता है, मुक्त केंद्रकीय और कोशिकीय। तो यहाँ पे मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। तो ये आज अपन ने कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस किए और आने वाली क्लास में हम इसके आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।